हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोमेटेरियल और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसका 7th लेक्चर। देखो, अभी पीछे वाला लेक्चर मैंने आपको सिखा चुका हूँ कहाँ तक, लिगेंड के क्लासिफिकेशन तक। और हम लोगों का जो लिगेंड में बचा हुआ था वो चिलेटिंग लिगेंड और एम्बिडेंट लिगेंड, ये दो बचे हुए थे। तो आज इन दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा फिनिश हो जाएगा। एंड देन इसके बाद हम लोग बाकी के जो टर्म है उस पर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, देखो नाम से सबसे पहले जाओ, चिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। तो चिलेटिंग लिगेंड का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे सभी लिगेंड जो रिंग फॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हो, जिनके अंदर लिगेंड के अंदर रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी हो, उसको चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं। सो आवर लेक्चर इज बेस्ड अपॉन चिलेशन। ठीक है, चिलेशन या इसको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चिलेटिंग लिगेंड्स। अब सबसे पहले यही जानना है कौन से लिगेंड चिलेटिंग होते हैं और चिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चिलेटिंग लिगेंड्स में आप सीखोगे कि ऐसे सभी रिंग या जस्ट मिनट, चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं? ऐसे सभी लिगेंड जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रिंग फॉर्म करने की, जो साइक्लिक रिंग फॉर्म कर सकते हैं, ऐसे लिगेंड को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। ठीक है, सो स्टार्ट विद द चिलेटिंग लिगेंड मतलब होता है चिलेशन। आपने इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा होगा, तो जहां पे वर्ड आता है चिलेशन, उसका मतलब हो जाता है रिंग फॉर्मेशन। ठीक है, रिंग फॉर्मेशन। तो ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स जिनमें रिंग का फॉर्मेशन होता हो, उसको हम बोलते हैं चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। वहां पे चिलेशन हुआ होता है, साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन हुआ होता है। तो रिंग फॉर्मेशन इज कॉल्ड चिलेशन। और ये बेसिकली रिंग फॉर्मेशन करते कौन है? बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड, या तो बाइडेंटेड होंगे या तो पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड लिगेंड ये काम नहीं करते। मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे सभी कॉम्प्लेक्स जिनमें रिंग का फॉर्मेशन होता हो, उनमें का चिलेशन बोलते हैं। और ऐसे कॉम्प्लेक्स को चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। कौन से लिगेंड करेंगे? तो या तो बाइडेंटेड होंगे या तो पॉलीडेंटेड होंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो चिलेशन कर सके। सो मोनोडेंटेड लिगेंड कभी भी चिलेशन नहीं कर सकता है। ठीक है, सो ये हो गया बात चिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स और उनकी स्टेबिलिटी कैसे डिटरमिन होती है, एंड देयर स्टेबिलिटी। ठीक है, एंड देयर स्टेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही खास बात है। खास बात यह है कि जब हम चिलेशन की बात कर रहे होंगे, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की बात, तो आएगा कई सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। किसी किसी में एक रिंग बनता है कॉम्प्लेक्स में, किसी में 2 रिंग बनता है, किसी में 3 रिंग बनता है, किसी किसी में तो 5 रिंग भी बनते हैं। तो हम स्टेबिलिटी की जब बात करेंगे तो कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा। पहले उन सभी पॉइंट्स को पढ़ लेंगे, सारे पॉइंट को हम लोग समझ लेंगे, एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये कम स्टेबल क्यों है। तो अब सबसे पहले डेफिनेशन क्या हुआ? दोज कॉम्प्लेक्स which having capacity या which having ring forming tendency, जिनके पास क्या हो? रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी और रिंग फॉर्मेशन टेंडेंसी आर कॉल्ड चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। इसमें कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं और इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात मैं ये बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन है और वो सभी क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे। सबसे पहला, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है पता चल गया। दूसरा, जब हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितने भी चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है वो यूजुअली नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो दूसरा पॉइंट हमारा ये है, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल देन नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें रिंग का फॉर्मेशन ना होता, उनसे क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जिन कॉम्प्लेक्सेस में रिंग का फॉर्मेशन होता है
उनकी स्टेबिलिटी ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें रिंग का फॉर्मेशन नहीं होता है उनसे यूजुअली क्या होता है, हाई होता है। एक एग्जांपल के तौर पर ये लेते हैं, हम कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, CuEn का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव, ठीक है, इसका नाम है कॉपर इथाइलिन डाइअमीन। इसका हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारे लिगेंड है, बाइडेंटेड में आपको पढ़ा चुका हूं, चिलेशन जहां होता है। इसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, ठीक है ना। सो आइए इसका एग्जांपल करते हैं। जब इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो हम लोग को देखो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu, और हमको पता है जो लिगेंड है वो इथिलीन डाइअमीन है, तो उसका फॉर्मूला होगा NH2 CH2 CH2 और दूसरा NH2। ये एक लिगेंड का काम हुआ। दूसरा लिगेंड भी यही सेम प्रोसेस करेगा, NH2, ये एरो होगा क्योंकि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो हमेशा उस पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो बना रहेगा। फिर CH2 देन CH2 देन फर्दर NH2 देन फर्दर NH2। अब ये भी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्लाइड कर दूं इधर। अब देखिए सभी लोग इधर ध्यान से देखो, तो आपको दिख रहा होगा इस कॉम्प्लेक्स में, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर 2 रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, 2 रिंग का फॉर्मेशन हुआ है। यहां से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ये पूरा हो गया इस साइड वाला। और इधर की बात कर लें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये भी 5 मेंबर रिंग होगा। टोटल हमारे पास क्या हो गए, 5 मेंबर के 2 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 मेंबर 2 रिंग्स आर फॉर्म एंड दीज रिंग्स आर कॉल्ड चिलेटिंग रिंग, ठीक है ना। ये 5 मेंबर है, देखो इसका रिंग का साइज क्या है, 5 मेंबर्ड का है। और ये भी क्या है, ये भी 5 मेंबर्ड है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चिलेशन जैसे ही होगा, कॉम्प्लेक्स में चिलेशन जैसे ही होगा, वो कॉम्प्लेक्स क्या कर लेगा, रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसे आपको मैं कई सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल हमारा आयरन का कॉम्प्लेक्स है, FeEn का होल थ्राइस Cl3, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल होता है, इसका रीजन है चिलेशन, ठीक है। अब इसमें जो इथिलीन डाइअमीन लगा है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है Fe। हम ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये हमारा क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। दिस एरो इंडिकेटिंग कि लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब देखो भैया, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, NH2 लगाते हैं। ये हो गया हमारा पहला लिगेंड NH2 और दूसरा हो गया यहाँ पे NH2। ये एथिलीन डाइअमीन है। इसको वैसे गोला इसलिए बना दे रहा हूँ, गोला मतलब उसमें CH2 इंक्लूडेड है, ठीक है ना, CH2 इंक्लूडेड है। और दूसरा हमारा हो जाएगा यहाँ पे NH2 और यहाँ पे हो जाएगा NH2। एक ये रिंग बन गया एंड देन NH2 एंड देन NH2, तीसरा रिंग ये बन गया। सो हमने देखा क्या कि इसमें टोटल 3 रिंग बन गए। अब आप बताओ, ये जो रिंग बने हैं, जो रिंग का साइज है, कितने कितने मेंबर है, सभी लोग जरा देख के बताना। तो रिंग का जो साइज बना है वो साइज क्या है, कितना बड़ा है वो साइज, ध्यान सभी लोग देखो और बताओ। ये हमारा हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल है। कितने मेंबर्ड के कितने रिंग बने हैं, अगर इस कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलर हम बात करें तो आप लोग जरा बताइए। आयरन सिंगल मेटल है, यहां से 1 2, इसमें 2 कार्बन होता है ना, CH2 तो 5 मेंबर के 3 रिंग बने हैं। टोटल 5 मेंबर के कितने रिंग बने हैं, 3, ठीक है ना। 3 रिंग ऑफ 5 मेंबर, 3 रिंग ऑफ 5 मेंबर, 5 मेंबर के 3 रिंग बने हैं। दिखा ना, क्लियर कट। एक ही एक एग्जाम्पल हो गया हमारा। दूसरा ऑक्जेलेट का लेंगे, आयरन का ही कॉम्प्लेक्स है बट ऑक्जेलेट से है। उसका एग्जाम्पल है आपके पास FeOX का होल थ्राइस। ये है आपका K3FeOX का होल थ्राइस, जहां पे OX क्या है, ऑक्जेलेटो है। ऑक्जेलेटो आपने पढ़ा होगा, बाइडेंटेड लिगेंड होता है। मैंने लिगेंड का क्लासिफिकेशन बताया था। सो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और पुराने बच्चे वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया करिए, ठीक है। सो आप सभी लोग कर दीजिए, जल्दी से आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, जो नेक्स्ट ये है कॉम्प्लेक्स, इसमें ऑक्जेलेटो है, और ऑक्जेलेटो के बारे में हम सब लोग जानते हैं। OX क्या होता है, ऑक्जेलेटो में ऑक्सीजन डोनर एटम होता है। तो यहाँ पे हम 4 बॉन्ड जब बनाएंगे तो ध्यान क्या रखना है, इनमें से आपका ऑक्सीजन डोनर होता है ना। ऑक्जेलेटो में कौन होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितने मेंबर रिंग बनाएगा ऑक्जेलेटो भैया लोग, सभी लोग बताइए। ऑक्जेलेटो का लिगेंड हम लेंगे तो कितने कितने मेंबर का रिंग बनेगा,
ऑक्जेलेटो आयन में कितने मेंबर का रिंग बनता है? लिगेंड याद है कि स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं? ऑक्जेलेटो होता है C डबल बॉन्ड O O माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस। ये तो चार तो एटम, एक देखो यहाँ पे चार एटम इसके खुद हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, और एक हो जाएगा मेटल। तो टोटल इसमें भी क्या बनेंगे? 3 मेंबर बनेंगे 5 के, 5 का मतलब 5 के 3 मेंबरिंग बनेंगे, 5 मेंबरिंग 3 ठो। ठीक है, ये हमारा हो गया ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑक्जेलेटो कॉम्प्लेक्स बना है, और जो ऑक्जेलेटो कॉम्प्लेक्स है ये 5 मेंबर के 3 रिंग बना रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चिलेशन तगड़ा हो रहा है ना? यहाँ पे चिलेशन क्या हो रहा है? तगड़ा हो रहा है, बढ़िया चिलेशन है, अच्छा चिलेशन है। क्लियर है सबको? इसके बाद एक और कॉम्प्लेक्स, अभी 2 कॉम्प्लेक्स और इंपॉर्टेंट आपको बताने हैं, अभी दिखाता हूँ कैसे चिलेशन बढ़ता जाता है। एक तो ये हो गया स्टेबिलिटी रूल, अभी लिखवाऊंगा, पहले सारे चिलेटिंग जो इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है उस सब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूं कौन कौन सा है, एंड देन उसकी स्टेबिलिटी पे चलेंगे हम लोग। ये 3 हो गया। इसके बाद हमारे पास एक है कॉपर का, ठीक है ना? कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स है एसिटाइल एसीटोन से, AC याद है सभी को? एसिटाइल एसिटोनेटो होता है, ठीक है, एसिटाइल एसिटोनेटो होता है, और ये आपको पता होगा 6 मेंबर रिंग बनाएगा। AC क्या है? एसिटाइल एसिटोनेटो, ठीक है, और एसिटाइल एसिटोनेटो क्या था? CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, यहाँ इधर क्या था? CH3 था, ठीक है, यहाँ पे एक H उड़ा दीजिए, इसमें CH नहीं था, एक ही C रहता है कार्बन, क्योंकि वहाँ टाटोमराइज हुआ रहता है। ये होता है एसिटाइल एसिटोनेटो। अब ये लिगेंड जाता है रिंग फॉर्मेशन करने, ठीक है ना? यहाँ पे ये लिगेंड जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे कॉपर का, तो देखो बच्चों कॉपर का कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? ये बनेगा। अब इसके बाद डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड C। अभी कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं भी पॉइंट आउट करूंगा। सभी लोग पता नहीं फोकस करना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट हमने जो 5 मेंबर रिंग था उसमें और जो 6 मेंबर रिंग है उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको क्या? कुछ अलग हुआ है। अगर आप फोकस करोगे तो आपको दिखाई देगा। 6 मेंबर रिंग और 5 मेंबर रिंग में कुछ डिफरेंस है। जरा पॉइंट आउट करके देखो तो क्या दिख रहा है आपको? डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है? सभी लोग अगर दिखाई दे रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए क्या डिफरेंस आपको दिखा। 6 मेंबर रिंग के साथ क्या डिफरेंस था जो 5 मेंबर के साथ नहीं था? ये रिंग देखो 6 मेंबर बना है। सभी लोग अगर फोकस करोगे तो दिखेगा टोटल यहाँ पे रिंग का जो साइज है वो 6 मेंबर है। देखो ध्यान से, एटम काउंट करो। अगर हम एटम काउंट करेंगे तो ये एक हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। सिमिलरली दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पे 2 रिंग बने हैं, टोटल 2 रिंग, कितने मेंबर के? 6 मेंबर्ड। 2 रिंग बने हैं 6 मेंबर्ड। देखिए 2 रिंग बने हैं ना 6 मेंबर्ड। इसमें और 5 मेंबर में क्या डिफरेंस था? इसमें और 5 मेंबर में क्या डिफरेंस था? सभी लोग जरा फोकस करके बताओ तो। जो ये रिंग बना है और इसके अलावा एक जो मैं 5 मेंबर रिंग बना है, उन दोनों में बेसिक क्या डिफरेंस दिखाई दिया? कोई डिफरेंस दिखाई दिया? इन दोनों में कोई डिफरेंस दिखाई दिया? 5 मेंबर 6 मेंबर में एक बहुत ही तगड़ा डिफरेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? मैं बताता हूं, फोकस करोगे दिखेगा। 5 मेंबरिंग जो थे सब में सैचुरेशन था, जो लिगेंड थे सब सिंगल सिंगल बॉन्डेड थे। जरा देखो तो, पीछे पलट के पीछे करके देखो थोड़ा सा, आपको जो 5 मेंबरिंग दिख रहे होंगे वो सब देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले थे, कोई अनसैचुरेटेड नहीं था, कंजुगेशन का कोई कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। बट जो 6 मेंबर्ड होते हैं वो देखो कंजुगेटेड हैं, है ना? डबल सिंगल, मेटल का वैकेंट डी ऑर्बिटल, सिंगल डबल, फुली रेजोनेंस में है। तो ये स्टेटमेंट मैं बोलूंगा 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग दोनों स्टेबल होते हैं, बट जो 5 मेंबर रिंग है वो सैचुरेटेड लिगेंड के साथ स्टेबल होते हैं, और 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेटेड लिगेंड के साथ स्टेबल होते हैं। ये आपको फोकस करना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको इग्नोर करके आगे जा ही नहीं सकते, है ना? वो इग्नोरेबल है ही नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक क्लियर हुआ एसिटाइल एसिनेटो का 6 मेंबर। अब आ जाओ एक EDTA का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, है ना? याद है EDTA पढ़ाए थे तुम लोगों को,
ठीक है, कैल्शियम EDTA ये बनाता है डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ EDTA से बनता है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है टोटल 2 नेगेटिव दिखाई देगा। ये कॉम्प्लेक्स EDTA बनाना है। EDTA में कितने मेंबर कितने रिंग बनते हैं शायद आप सभी को थोड़ा बहुत याद हो। इसमें बनता है 5 मेंबर के 5 रिंग। जब हम EDTA कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो इसमें बनता है 5 मेंबर के टोटल 5 रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब देखो मैं बना के दिखाता हूँ, आप सभी लोग रेडी रहो। इधर देखिए, ये है हमारा कैल्शियम जो बीच में बैठ जाएगा और इसके पास टोटल 6 बॉन्ड बनने हैं। ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स बनता है 6 ही बॉन्ड बनेगा, बट एक ही EDTA सफिशियंट होता है। कितने EDTA? एक ही EDTA क्या होता है? सफिशियंट। यहाँ पे होता है NH नहीं N, फिर यहाँ भी होता है N, और ये इससे जाके ऐसे जुड़ा होता है, इसी को बोलते हैं इथाइलिन डाइअमीन, ठीक। अब उसके बाद टेट्रा एसिटिक एसिड है, टेट्रा एसिटिक एसिड है। इसका कलर बदल देता हूँ मैं, ग्रीन कर देता हूँ। ये काउंट करना रिंग का साइज, सभी लोग रिंग का साइज काउंट करना। पहला हो गया। अब इसमें बनता है CH2COO-, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O हो गया। अब इस रिंग का साइज काउंट करा जाए। अगर इस रिंग का साइज काउंट करिएगा आप लोग तो दिखाई देगा 5 मेंबर रिंग है ये। देखिए काउंट करिए यहाँ से, ये मैं इसको इससे कलर से, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ऑप्शन क्या होगा? 5। 5 मेंबर रिंग किधर बना? और इथिलीन डाइमीन में 2 कार्बन होता है CH2 तो 5 मेंबर रिंग ये भी है ना। और दूसरा जो और एटम होता है इसका दूसरा, उसको मैं येलो कलर से बनाता हूँ, वो बनता है CH2COO-, ये भी CH2COO-, ठीक है। ये इधर से डोनेट करता है। तो ऊपर वाला रिंग भी देखो, जो पीला वाला वो भी आपका 5 मेंबर रिंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी 5 मेंबर रिंग ही बनेगा। इसके बाद इधर आ जाइए नीचे वाले में, तो नीचे वाले में फिर से ग्रीन से बनाता हूँ CH2COO-, तो CH2COO-, एक ये हो गया। एंड नेक्स्ट एक और बनाते हैं, उसको इस कलर से बनाऊंगा, दैट इज ऑल्सो CH2COO-, ये। तो ये हमारा EDTA कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा क्या है? EDTA का कॉम्प्लेक्स है। अब इसमें अगर काउंट करोगे आप लोग तो आपको दिखाई देगा कि टोटल रिंग जो बने हैं वो 5 बने हैं, और पांचों रिंग 5 मेंबर्ड हैं। आप सभी लोग काउंट करके देखिए, सभी रिंग जो बने हैं पांचों के पांचों 5 मेंबर्ड ही हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये स्क्वायर पिलर पहले यहाँ बना लो, ये हो गया, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। दिस इज द EDTA कॉम्प्लेक्स। इसमें 5 मेंबर के 5 रिंग बने हैं। इज इट क्लियर टू? ये आप लोगों को क्लियर है क्या? देखो जरा, काउंट कर लो, किसी भी रिंग को पकड़ो और काउंट कर लो कितने एटम है। तो कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, CH2 3, C डबल बॉन्ड 4 और O- 5। तो 5 मेंबर के 5 रिंग बने हैं। यहाँ पे कितने बने हैं? टोटल 5 रिंग। टोटल रिंग की संख्या कितनी है? टोटल रिंग बराबर 5 हैं, और दूसरा साइज ऑफ रिंग कितना है? तो साइज ऑफ रिंग भी टोटल 5 ही है। 5 मेंबर के 5 रिंग है, और इसीलिए EDTA का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो EDTA मेटल EDTA कॉम्प्लेक्स हैं, दीज आर हाईली स्टेबल, दीज आर हाईली स्टेबल। अब आपको स्टेटमेंट लिखवाने हैं, सभी को दिखाई दिया? अब स्टेबिलिटी का रूल लिखना है, कैसे कैसे स्टेबिलिटी होता है, कौन ज़्यादा स्टेबल होता है और कौन कम स्टेबल होता है, हम लोग को ये बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बता दूं आपको, फिर तो लिख ही लेंगे। जितना ज़्यादा रिंग उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। पहला रूल ये है कि नंबर ऑफ रिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ग्रेटर नंबर ऑफ रिंग होंगे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। दूसरी बात, 5 मेंबर रिंग एंड 6 मेंबर रिंग बोथ आर स्टेबल, बट 5 मेंबर रिंग्स आर स्टेबल विथ unsaturated ligand, saturated ligand, and 6 member rings are stable with unsaturated ligand. ये रूल है। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के एंट्रोपी पे डिपेंड होते हैं, मतलब ये एंट्रोपी ड्राइवन है। एक बार नेट में क्वेश्चन पूछ दिया था, ये नेट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो नेट में क्या होता है कि हाई लेवल क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें बस सिंपल पूछा था कि जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी कौन सा थर्मोडायनेमिक फैक्टर डिराइव करता है। तो सिंपल याद रखिएगा, एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस है, मतलब कि एंट्रोपी डिसाइड करता है उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है ना। तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है। पहला क्या? स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स कैसे डिपेंड करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे
चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स of chelating complex is entropy driven process, is entropy driven process। ठीक है ना। आप लोग बताओ, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्टेबल माना जाता है कि निगेटिव होता है तब स्टेबल माना जाता है? रिएक्शन फिजिबल कब होता है? जब गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। किस केस में फिजिबल रिएक्शन होता है, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होता है? जब डेल्टा जी निगेटिव होता है या जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है? मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ, किस केस में? हमारे पास एक रिलेशन है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये इक्वेशन है, सभी को पता होगा ये इक्वेशन के बारे में, है ना। तो आपका एंट्रोपी पॉजिटिव होगा तब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है कि नेगेटिव होता है तब? याद है किसी को? अगर हम चिलेशन कर रहे हैं, आप लोग बताओ जरा, यहाँ मेटल है, ठीक है, और ये लिगेंड है। जब मेटल और लिगेंड कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं तो ये बताओ एंट्रोपी बच्चों घटती है कि बढ़ती है? एंट्रोपी घट रही है कि बढ़ रही है? ये n नंबर ऑफ लिगेंड, हम सबको पता है एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या डेल्टा जी पॉजिटिव होने पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है? कमेंट सेक्शन में तो मैं कुछ देखना चाह रहा हूँ आप लोगों का। हाँ बताइए जरा, सभी लोग कमेंट करो पहले, तब ये पॉइंट समझ में आएगा। जिसको जिसको जो पता हो बताओ। किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए फ्री एनर्जी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए बताइए, सभी लोग बताओ। पॉजिटिव होगा तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा? कि नेगेटिव होगा तब? किसी भी रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस? पॉजिटिव बताए हैं क्या भाई साहब? आपको लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ो थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा जी पॉजिटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव होगा तब। पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्टेबल माना जाता है, नहीं होता है। सो अगर किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होना है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, एंट्रोपी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है ना। अब यहाँ देखो क्या होगा, हमने देखा कि जब यहाँ से रैंडमनेस होता है, एंट्रोपी क्या है, रैंडमनेस, तो यहाँ पे रैंडमनेस क्या था, हाई था। यहाँ पे रैंडमनेस हाई है क्योंकि सब अलग अलग हैं, एक दूसरे से बिखरे हुए हैं। यहाँ पे क्या होगा, रैंडमनेस घटेगा, है ना। तो जब रैंडमनेस घटेगा, डिक्रीज करेगा, लो हो जाएगा, तो एस क्या होगा, निगेटिव। ये डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस। और जब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो आपका जी किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये क्वांटिटी निगेटिव है ना, तो जब डेल्टा एस बराबर निगेटिव तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो पॉजिटिव ये दोनों ऐड हो जाएगा, और जब ऐड होगा तो इसकी वैल्यू किधर जाएगी, पॉजिटिव की तरफ। और जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, मतलब कुछ स्टेबल हो गया, आगे मूव करना नहीं चाहता है। बात समझ में आया? इसकी वैल्यू यहाँ पे माइनस रख दो तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंट्रोपी ड्राइवन प्रोसेस। ये पहला हो गया, ठीक है। दूसरा चलो, थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से पढ़ो आप लोग, गलत गलत पढ़े हो। स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग। जितना ज़्यादा चिलेटिंग रिंग उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग, ग्रेटर नंबर ऑफ चिलेटिंग रिंग ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है
5 member rings are stable with 5 membered rings are stable with किसके साथ स्टेबल होते हैं? स्टेबल विथ सैचुरेटेड लिगेंड के साथ, जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है ना। सैचुरेटेड लिगेंड, जहां पे सैचुरेटेड लिगेंड है वहां पे 5 मेंबर रिंग स्टेबल होगा, और जो 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल विथ अनसैचुरेटेड लिगेंड, जो मैंने अभी एग्जांपल के साथ आपको दिखाया है, स्टेबल विथ अनसैचुरेटेड लिगेंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्टेबल है, 6 मेंबर है, तो अनसैचुरेटेड वालों के साथ स्टेबल होगा, और अगर आपका सैचुरेटेड है तो 5 मेंबर वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जहाँ पे जिस लिगेंड में केवल सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 5 मेंबरिंग ज़्यादा स्टेबल है, और जहाँ पे डबल सिंगल होंगे वहाँ पे आपको दिखाई देगा 6 मेंबरिंग्स आर मोर स्टेबल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड चिलेटिंग लिगेंड। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, ठीक। आ जाइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी के घटते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है, हम आयरन का ही लेंगे, FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, एंड देन नेक्स्ट Fe ऑक्सलेटो का होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस, एंड तीसरा है Fe ऑक्सलेटो का होल थ्राइस 2 नेगेटिव। अब अगर इन तीनों को स्टेबिलिटी में अरेंज करना हो तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आप लोग बताएं, इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? सभी लोग बताओ। व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स? कौन मोस्ट स्टेबल होगा, कौन सेकंड मोस्ट होगा, कौन सबसे लीस्ट होगा? देखिए और आंसर करिए। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? हमने अभी बोला ज़्यादा रिंग ज़्यादा स्टेबल है ना। चिलेटिंग जहाँ होगा मोर स्टेबल, नॉन चिलेटिंग इज लेस स्टेबल। तो अगर उस हिसाब से हम बात करें तो उस हिसाब से दिखाई दे रहा है कि हमारे पास यहाँ पे रिंग की संख्या 0 है, कोई रिंग नहीं बनेगा। यहाँ पे रिंग की संख्या 2 है, यहाँ पे रिंग की संख्या 3 है ना। ऑक्सलेटो चिलेटिंग लिगेंड है तो 3 रिंग बनाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 इज मोर स्टेबल देन 2 इज मोर स्टेबल देन 1। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस कॉम्प्लेक्सेस। जो दिया गया कॉम्प्लेक्सेस में ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। क्लियर कट? 3 2 2 3 1 कैसे होगा? 2 में तो 2 ही रिंग है ना, जबरदस्ती। आयरन यहाँ पे 2+ में है, तो 2+ में D6 सिस्टम है। D6 सिस्टम अगर हम बात करेंगे तो अनसिमेट्रिकल फिलिंग, यहाँ पे वीक जॉन टेलर होगा। हम जॉन टेलर को अभी इसमें क्या करें, इग्नोर करे हुए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, इसको भी अरेंज करना है, ठीक है। हमारा है FeNH3 का होल 6 NH3 का होल 6। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है और कुछ वीक फील्ड लिगेंड। यहाँ पे आपका साइनाइड है, साइनाइड का होल 6 4-। नेक्स्ट है हमारा Fe का En होल ट्वाइस H2O का होल ट्वाइस, और लास्ट में एक कॉम्प्लेक्स है, लास्ट में सबसे आखिरी में FeEDTA कॉम्प्लेक्स, आयरन का EDTA कॉम्प्लेक्स, ठीक है। EDTA कॉम्प्लेक्स 2-। अगर इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लगानी हो तो आप क्या ऑर्डर लगाओगे? इस वाले केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? हाँ जी, चलो बताओ, इस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पे बस आपको चेक क्या करना है कि रिंग की संख्या, किसमें रिंग ज़्यादा है और कितना है। अगर आपको रिंग की संख्या पता चल जाती है तो आप बहुत ही ईजिली निकाल ले जाओगे चिलेशन क्या होता है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं। तो यहाँ भी आपको दिखाई दे रहा होगा ना
EDTA मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसमें क्या होता है 5 मेंबर के 5 रिंग। उसके बाद इसमें इथिलीन डायमीन है, ये भी चिलेशन है। इसमें बात करें तो कोई लिगेंड नहीं है, बट दूसरा ज़्यादा स्टेप, सॉरी तीसरा फिर दूसरा फिर पहला। पहले और दूसरे में कंपेयर करने का हमारा है स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। जितने भी कार्बन डोनर वाले होते हैं जहाँ पे कार्बन लगा होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, और बाकी सब वीक फील्ड लिगेंड आते हैं मॉडरेट फील्ड में। तो यहाँ पे आपको बस सिंपल देखना है सबसे ज़्यादा EDTA का, इथिलीन डायमीन का, और यहाँ पे साइनाइड का, इसमें अमोनिया का। तो अमोनिया और साइनाइड में साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए अमोनिया क्या होता है लेस स्टेबल, साइनाइड क्या होता है मोर स्टेबल। सो हम लोग को ये ऑर्डर मिल रहा है 4-3-2-1। स्ट्रॉन्ग फील्ड देख के स्टेबल मत मारो, रिंग ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। साइनाइड भले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बस उसकी स्टेबिलिटी इससे कम होती है। यहाँ पे जब चिलेशन होता है तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड डिपेंड नहीं करता, रिंग डिपेंड करता है, और रिंग जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फील्ड से, ठीक है। तो जो आपको फील्ड दिखाई देगा उसको बदल देना है, आपको चेंज करके क्या रखना है कॉम्प्लेक्स में चिलेशन कहाँ पे है, ठीक है। सो एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है लिगेंड में आखिरी, दैट इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसको पढ़ा खत्म करेंगे, ठीक। एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं? देखो भाई लोग, जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं इनमें एक से अधिक डोनर साइट होते हैं, बट एक बार में केवल एक ही डोनर साइट अटैक करता है। तो ऐसे सभी लिगेंड जिनके पास एक से अधिक डोनर साइट हो बट ओनली वन साइट अटैक एट अ टाइम, ठीक है। दोज लिगेंड्स हैविंग more than one donor site, more than one donor site, having more than one donor site, but only one site attack at a time, बट ओनली वन साइट अटैक एट अ टाइम, एक बार में केवल एक ही साइट अटैक करता हो, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब जैसे एग्जाम्पल पे आ जाओ, तो एग्जाम्पल में बच्चों देखो क्या होता है C∧N है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज। जब अटैक कार्बन करता है, इसमें दोनों अटैक कर सकते हैं, कार्बन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, बोथ आर फिजिबल। सो जब ये अटैक करता है तो इसका नाम होता है साइनाइडो या साइनो लिखते हैं, बट जब ये नाइट्रोजन अटैक करता है तो इसका नाम होता है आइसोसाइनाइडो, है ना, आइसोसाइनाइडो। ये पहला लिगेंड है साइनाइडो का, ठीक। इसमें नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है और हमारा कार्बन भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली इसका दूसरा पार्ट आता है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास दूसरा है SCN एंड NCS, C∧N। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सल्फर के पास भी क्या है लोन पेयर। सल्फर अटैक करता है तो थायोसाइनाइडो बोला जाता है इस लिगेंड का, बट जब यही अटैक यहाँ नाइट्रोजन कर देता है तो इसको नाम देते हैं आइसोथायोसाइनाइडो। उसमें NCS लिखा जाता है, उस समय इसको NCS लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। और जब ये अटैक करता है इसको SCN लिखा जाता है, SCN, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक देखो लिगेंड यही है हमारा, ये लिगेंड है हमारा, दोनों डोनर साइट है, इसमें हमारा लिगेंड ये है, दो डोनर साइट है। सिमिलरली और लिगेंड है, अभी चलते जाओ, ये दूसरा हो गया, तीसरा, थर्ड इज नाइट्रीटो, है ना, नाइट्रो ग्रुप है। इसमें हमारा होता है N नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O और ये O माइनस। जब नाइट्रोजन अटैक करता है, ये नाइट्रोजन अटैक करता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड नाइट्रो, इसका नाम देते हैं हम लोग नाइट्रो। बट जब ये ऑक्सीजन अटैक करता है तो इसका नाम देते हैं नाइट्रीटो, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीटो। तो नाइट्रीटो में ऐसे लिखा जाता है ONO, ठीक है, यहाँ ON डबल बॉन्ड O ऐसे लिखा जाता है नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड नाइट्रीटो। और जब ये अटैक करता है तो NO2 माइनस ऐसे लिखा जाता है। तो आपका लिगेंड सेम है, बस अटैकिंग साइड क्या होते हैं बदल जाते हैं, कभी अटैक नाइट्रोजन कर रहा है, कभी ऑक्सीजन, कभी सल्फर, कभी नाइट्रोजन। तो डोनर साइट क्या हो, इसमें हमें क्या ध्यान देना है, ऐसे लिगेंड जिनमें क्या हो एक से
अधिक डोनर साइट हो बट एक बार में केवल एक ही साइट अटैक करेगा, ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। सच लिगेंड्स आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। क्लियर है सभी लोगों को? वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो आप लोगों की क्लास है जो थर्ड, सबकी क्लासेस सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, देख लीजिएगा। नीट वाले बच्चों का नीट में है, मैंने सबका थंबनेल चेंज कर दिया नीट वालों को रेड कलर से, और बीएससी वाले सबका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का सबका थंबनेल का कलर एक जैसा कर दिया है। एक का एक है तो आपको दिखाई देगा, नीट के लेक्चर पढ़ रहे हो सब रेड कलर से दिखाई देंगे, बीएससी थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर के सब ब्लू कलर से दिखाई देंगे, रेडिश और ब्लू का मिक्सचर। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का केवल ब्लू दिखाई देगा, और सेकंड सेमेस्टर का भी बन रहा है, दिखाऊंगा कैसा बनता है। सो सबका एकदम सेपरेट कर दिया हूँ, किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अपने सेक्शन में जाओ, ठीक है। बाकी किसी भी ईयर को नीट वाला सारे लेक्चर पढ़िएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो, बट नीट वाले सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आपको दिखेगा आपके काम का सिलेबस का उसको पढ़िएगा, और बाकी जो बीएससी वाले स्टूडेंट है वो सब के लेक्चर, नीट वाला तो ज़रूर पढ़ना क्योंकि आप लोग के बेसिक हिला हुआ है, और बिना बेसिक आगे केमिस्ट्री आने वाला नहीं है। और नीट लेवल की केमिस्ट्री अगर आपको आ जाती है तो ज़िंदगी में केमिस्ट्री आपको पार लगा देगा, आपका कैरियर बना देगा। तो नीट वाले लेक्चर सब लोग पढ़ना, जब समय मिले तब जरूर पढ़ना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड खत्म हो गया। अब हम लोग लेक्चर न्यू जो करेंगे उसमें पढ़ेंगे और जो टर्मिनोलॉजी है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कल के लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रोज रात को 9:30 बजे से, ठीक है। तो जो लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने वाले हो सभी लोग रात को 9:30 बजे मिलना। बाकी 6 बजे से हाइड्रोकार्बन, 6 से 7 हाइड्रोकार्बन डेली चलता है, एंड उसके बाद स्टीरियो केमिस्ट्री चलता है 7 से 8, और 8 से 9:30 के बीच में अगर मेरा हालत ठीक रहा तो कुछ ना कुछ पढ़ाई दूंगा, नहीं ठीक रहा तो फिर 9:30 बजे मिलेंगे कोऑर्डिनेशन के लिए। सो आज की सभा यहीं तक संपन्न, कल से हम लोग नया लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसके आगे का कंटिन्यू, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को अपने दोस्तों तक जो नीट जेईई की तैयारी करो, सीयूईटी की, उनका एग्जाम नज़दीक आ रहा है, उन तक ये लेक्चर आप लोग जरूर पहुँचाइएगा, चाहे आपको छोटे भाई बहन हो, दोस्त हो, यार मोहल्ले कोई भी लड़का हो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ उसे केमिस्ट्री में डिसअपॉइंट नहीं होगा, और केमिस्ट्री में इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना मैं पढ़ा दूंगा। दैट मच इज मच सफिशिएंट फॉर द नीट जेईई एंड इनकमिंग सीयूईटी यूजी का हो चाहे सीयूईटी पीजी का हो, ठीक। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।